किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने कौन सी डिग्री की, आपके पास क्या है, एजुकेशन क्या है। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे आप क्या जानते हैं। एनवायरनमेंट है, कल्चर है, चीज़ें हैं, तो क्या चैलेंजेस का आपको बहुत ज़्यादा फेसेस करनी पड़ती है आज के दौर में। सबसे कमज़ोर बच्चे को आप सबसे पहले फ्रंट डेस्क पे बिठाएं, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें ताकि वो बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ ग्रो कर सके। हमने आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, तो आप सबसे पहले एजुकेशन में क्या चेंज करेंगे। इंडस्ट्री और स्कूलिंग को आपस में जो है ना लिंक कर दिया जाए ताकि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को ये पता चले कि इंडस्ट्री की क्या नीड है। यूनिवर्सिटीज़ में तो अब देखा है कि काफ़ी कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी के साथ हो रही है, लेकिन स्कूल के साथ अभी नहीं देखा। चाइना में आपको जब तक मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जब तक आपको कोई चीज़ ईजाद नहीं करते हैं, आपको ना कुछ चीज़ बनाते ही नहीं है। एआई के दौर में क्या किताबें हटा देनी चाहिए या रहनी चाहिए अभी भी, उनकी इंपॉर्टेंस क्या लगती है। आप यूँ समझ लें कि आपने पेपर लेस कर दिया तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीर अली भाई, कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और सर तबीयत वगैरह कैसी। फाइनली हमारा तकरीबन कितने अल्लाह का बड़ा करम है, 2 3 4 दफा कैंसिल हुआ पॉडकास्ट। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। आज भी मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगी, लेकिन फाइनली सर व्यूअर्स को मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एजुकेशन पे ज़्यादा बात करेंगे। एजुकेशन आप अगर नहीं जानते तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। एजुकेशन के ऊपर है, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, इनके डिफरेंस क्या है, कैसे इंप्रूवमेंट आ रही है। और बहुत माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, मैंने देखा अभी इवेंट्स में मैं इनके गया था। बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एजुकेशन का जब नाम आता है तो मैं कहता हूँ सिर्फ एजुकेशन नहीं, पाकिस्तान क्योंकि मुस्तकबिल यही है। ऐसा ही है। प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का क्या डिफरेंस है, इन दोनों को कैसे मर्ज करके दोनों कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि यार एजुकेशन में सिस्टम में बुक्स का भी डिफरेंट है। तो आज ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, इसलिए समझेंगे कि हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बड़े काम आने वाली ये चीज़ है कि क्या डिफरेंस है शेड है कि भाई ये स्कूल 5,000 फीस ले रहा है, ये 10,000 फीस ले रहा है। तो हम समझते हैं कि जो फीस ज़्यादा ले रहा है उसकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होगी। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बिल्ड हो गया है। तो ये सारे हम प्रिकॉशंस और ये सारे मसले जो है इसको हम हल करने जा रहे हैं। और हम इनसे पहले तो जानते हैं मीर वली भाई से कि सर थोड़ा सा पहले अपना एजुकेशन का बैकग्राउंड थोड़ा सा अपना बताएं कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की, क्या कर रहे हैं आजकल। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं अपनी मौक़िफ़ पब्लिक तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले मेरा ताल्लुक़ है मीर ग्रुप ऑफ कंपनी से। चेयरमैन हूं मैं मीर ग्रुप ऑफ कंपनी का और सीईओ हूं एक्सलेंस करियर पब्लिक स्कूल का। और मैं सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी हूं सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काउंसिल का। तालीम की आपने बात की और तालीम के पेशे में मैं कैसे आया, तो सबसे पहले तो तालीम मेरे लिए एक सिर्फ पेशा नहीं है। मैं समझता हूँ तालीम इंसान की सोच, किरदार और मुस्तकबिल की तश्कील कर देती है। तो मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे जगहों पर ऐसे देखा है कि कई तलबा की मुस्तकबिल असातिज़ों ने उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील कर दी। और वहाँ पर कई ऐसे मैंने निज़ामी मसाइल भी देखे जिनसे कई बासलाहियत तलबा जो है वो अपनी ज़िंदगी के दौर से पीछे रह गए। तो ये सारे देखने के बाद मुझे इस फील्ड में आने का शौक़ हुआ और मैंने तकरीबन 2014 से स्टार्ट किया एक्सलेंस करियर पब्लिक स्कूल एज आ फाउंडर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे ब्रांचेज हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास तकरीबन इस वक्त। मेरे पास तकरीबन कोई 2000 से ऊपर बच्चे हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और कितने ये लोकेशंस क्या किसके। मेरी स्कीम 33 के में है और स्कीम 45 के अंदर है स्कूल से। सही है जी। तो वहाँ क्या चैलेंजेस सबसे पहले तो इस एरिया में क्या आते हैं, बच्चे लोग वहाँ पढ़ने आ जाते हैं इस एरिया में, जिस एरिया में हमने। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो हर जगह पढ़ने तो बच्चे आते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, तो मैं यही समझूंगा और मैं समझता हूँ कि तालीम एक मुश्तरका हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इसके ऊपर काम करे तो मज़ीद तालीम के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वसाइल्स हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एक वेल मैनेजमेंट है और जदीद टेक्नोलॉजी और एक टीचर्स प्राइवेट सेक्टर में तरबियत याफ्ता टीचर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास मौजूद है। तो अगर ये मिलकर काम करेंगे तो तालीम की रसाई भी बहुत
आसानी से आसान होगी भी हो और जाएगी और इसके साथ साथ तालीम में बेहतरी भी लाई जा सस्ती सकती भी है। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? सस्ती भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट इसके अंदर इनिशिएटिव लें और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करे। और जो बाकी जैसे अब आप ने देखा है कि हम जो है स्कूल प्राइवेट इदारों में हमारे जो बिल्स हैं इलेक्ट्रिक के, वो हम कमर्शियल केस पे करते हैं। तो इस तरह और बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो इस महंगाई के दौर में लागत इतनी बढ़ गई है और मेयारी तालीम को बरकरार रखने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। नहीं, तो आपको ये कैसे ख्याल आया जो तालीम के एरिया में, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपको तहरीक चलाने का ये जो आपका पूरा सिस्टम चल रहा है, ये तालीमी शोबे को ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? इसकी क्या वजह है बेसिकली? जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि तालीम ही है जिससे इंसान की सोच और किरदार और ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। तो इसी को देखते हुए हमने इस शोबे को चुना और एक मयारी तालीमी बुनियाद से हम स्टार्ट करें तो इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक माशरा जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उनकी तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो सकता है। एज ए जॉइंट सेक्रेटरी माशाल्लाह से आप हैं भी और तालीम के इदारे में भी काफ़ी हैं। दिन की क्या मसरूफियात रहती है, क्या एक्टिविटी करते रहते हैं दिन में, और कैसे चीज़ों को लेके चल रहे हैं? तहसीन भाई, हमारी ज़िम्मेदारियाँ कुछ इस तरह है कि मेरा ताल्लुक, मैंने शुरू में आपसे ज़िक्र किया कि सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काउंसिल का मैं मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और हमारी तंजीम जो है वो इसका मिशन ये है 4 C's के ऊपर है: कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कलेक्टिव वॉइस। तो मुख्तलिफ मसाइल तालीमी इदारों के और उसके साथ साथ तालीम को कैसे बेहतरी तालीम के अंदर लाई जा सकती है, AI को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसके साथ साथ और बहुत सारे मसले मसाइल, रेगुलरिटी अथॉरिटी के मसले मसाइल आते हैं, टैक्सेस के डिपार्टमेंट से मसले मसाइल आते हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ निजी तालीमी इदारों के साथ कोऑर्डिनेशंस रहती हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो दिन होता है वो किसी न किसी मसले में या किसी न किसी तकरीब में या किसी न किसी तरबियत जो प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसी में हमारा दिन मसरूफ़ जाता है। नहीं, माशाल्लाह से मैंने देखा आप काफ़ी एक्टिव पे रहते हैं और काफ़ी सोशलाइजेशन भी आपकी रहती है। मेरा दूसरा है कि जब हम तालीमी इदारे में आप बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे होम ट्यूशन क्यों ना हो, ठीक है ना, उसमें मैंने अक्सर ये देखा कि बहुत सारे मसाइल रहते हैं, जिसमें से आपने एक बिजली का मसाइल बताया। खैर बिजली एक मैं तो कहता हूँ चाहे बड़ा फैक्टर ही कह लें, छोटा फैक्टर कह लें, बट उसके अलावा बड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। एनवायरनमेंट है, कल्चर है, चीज़ें हैं। तो क्या चैलेंजेस का आपको बहुत ज़्यादा फेसेस करनी पड़ती है आज के दौर में, जबकि एक AI का दौर भी आ गया है? बिल्कुल, AI का दौर आ गया, लेकिन AI को इस्तेमाल करने के लिए भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। आपके पास वो सहूलत होनी चाहिए जिससे आप AI को अवेल कर सकें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के इन्वायरमेंट हमारा है, जिस तरह का माशरा है, जिस तरह की जो चीज़ें तकलीफ़ और परेशानी में, एक बच्चा अगर पढ़ने जाता है गुलशन या किसी पोश एरिया में और उनकी रिहाइश ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनको बहुत सारे मसले मसाइल, रोड टूटे हुए हैं, बिजली वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले कि इंसान का दिमाग मेंटली तौर पर वो सेट होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी तो वो अपने तालीम के ऊपर वो तवज्जो दे सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो आपने बात की उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बच्चा आता है स्कीम 33 से गुलशन पढ़ने के लिए, तो वो टूटे फूटे सड़कें और बसों की कंडीशन आपने देखी, ट्रांसपोर्ट की कंडीशन क्या है। जैसे आज बारिश हो रही है, आपने खुद देखा कि किस तरह की बहुत बुरी हालत। हाँ, बहुत बुरी हालत है। तो इस चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और एक बच्चा जब उसका दिमाग ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो क्लास में आपने बड़ी अच्छी डेकोरेशन भी की है, आप बड़े अच्छी टीचर पढ़ा भी रहे हैं और उसके अंदर वहाँ सारे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ उसको एक्सटर्नल जब स्कूल से बाहर निकलता है तो वो सारी चीज़ें उसको जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो उससे ये होगा कि वो प्रॉपर अपनी अटेंशन के साथ वो नहीं कर सकेगा। बेचारा बाहर निकलेगा तो पहले मसला। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे स्कूल चलाने वाले के लिए जो सबसे बड़ा मसला बिजली है ना, तो मैं कहता हूँ शायद बच्चे के लिए वो यार वो किराया ही, मैंने सुना 50-50, 60-60, 100-100 रुपये किराया लग रहा है, तो वो आने जाने के उसको 100-200 रुपये चाहिए।
बिल्कुल ऐसा ही है तो आज के दौर मैं में। तो आप बोला यार ये सिर्फ अगर एक महीने स्कूल आएगा तो 6,000 से 7,000 रुपये तो उसके आने जाने के चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सामने पिछले दिनों जो फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में जो प्राइसेस बढ़ गई है, उसके साथ साथ बसेस ने भी अपने किराए बढ़ा दिए। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे पुराने ज़माने में आपने जो ट्रांसपोर्ट की बात की, तो बसें चलती थी और उसमें स्टूडेंट कार्ड चलता था, तो इस तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई मैंने निज़ाम बहुत हो। यूज़ किया यार, वो तो हमने फेक हाँ, बना के आपने यूज़ किया होगा। मैं तो हमने पर सुना आखिरी है। में हम लोग ये करते थे कि जब मेरा मैट्रिक खत्म हो गया था तो हमने क्या करा था, खुद ही उसकी डेट एक प्रिंट निकाला, डेट चेंज की और भाई सफ़र कर रहे हैं दवा, और मज़ा आता था। अब बिल्कुल। मेरे ख्याल में वो ऑप्शन ख़त्म हो गया है। अभी ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो ऑप्शन कंटिन्यू होना चाहिए, ताकि जिस हिसाब से भी किराया बढ़ रहे हैं बसेस की, तो मैं समझता हूँ अभी हर बंदे अक्सर को तो हमें अफोर्ड फ्री करना भी बहुत जाने मुश्किल हो गया। ट्यूशन, अगर हम ऐसा होता तो हमें फ्री भी जाने देते थे। वो कभी नहीं करते थे कि बिल्कुल। 50% करा। आई थिंक फ्री भी था कुछ बसों में, कुछ नॉमिनल सा किराया लेते थे वो। हाँ, बहुत ही बिल्कुल, थोड़ा सा। हाँ, बहुत थोड़ा सा किराया अक्सर लेते तो हम ऐसे होते थे कि अगर हमने कहीं जाना है तो स्कूल के एक कपड़े होते थे वो पहने, बैग टांग लीजिए, दोपहर में ताई के जाना है, फुप्पी के जाना है, थे। बिल्कुल। चल भाई। और वो घूमने का यार भी किराया बचेगा, तो अगर कार्ड नहीं है तो कपड़े भी पहन लेते थे ना, तो और हम सही उससे भी हाँ बेनिफिट मिलता जुगाड़े हम ऐसा। था। बिल्कुल। और बहुत घूमते थे क्योंकि एक तो हम लोग होता था कि यार उस वक्त इतनी सिक्योरिटी का मसला नहीं था कि यार लोग हमें कोई अगवा करके ले जाएगा या लूट जाएगा या कोई मोबाइल ले जाएगा। अब तो हमारे पास मोबाइल होते ही नहीं थे, तो बिल्कुल। पहले बेचारे के पास मोबाइल होता है, उसको टेंशन होती है। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो एजुकेशन, हम जाते थे, हम मेरे ख्याल में कोई सदर से हम अल्नूर आते थे, अल्नूर आ रहे थे, सदर की साइड से अल्नूर आ रहे हैं, अल्नूर से वहाँ जा रहे हैं, तो 45 मिनट मेरे ख्याल है। आज तो दुनिया तरक्की कर रही है, हम पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल तो 45 मिनट का रास्ता मेरे ख्याल है वो 1.5 घंटे का रास्ता 1.5 घंटे में भी तय कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इसको आप इसके ऊपर आपने कोई एप्लीकेशंस आगे डाली हैं, कुछ कोई रिक्वेस्ट करें यार? एक हमारा चैनल तो हो गया आज, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिल गया बात करने का, इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जुह से भी ये बात कहूँगा कि गवर्नमेंट को इस तरह की कोई स्कीम, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके भी तो कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो ऑलरेडी अपने कोशिश कर रहा है कि कुछ स्कूल जो है वो ट्रांसपोर्ट के बद में जो है ना, अब हम कम से कम जो है ना किराया उसमें करते हैं कि बच्चों को बेनिफिट पहुंचे। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह का कोई निज़ाम ले आए ताकि स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टेशन के मद में, जो अभी पहले तो जैसे वैसे चल रहा था, अब जो फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं और मैं समझता हूँ 300-400 रुपये पर स्टूडेंट के जो है ना एक इस पे आने जाने पे लगते हैं एक दिन के। तो ये एक दिन के हाँ, आने जाने? एक दिन के। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो कोई 10-15 हज़ार रुपये मंथली बन जाते हैं। तो फीस से ज़्यादा आपकी ट्रांसपोर्टेशन में जो है ना वो पैसे चले जाते हैं आपके। तो इस तरह जैसे पुराने आपने खुद जिक्र किया कि बसों में जो है ना स्टूडेंट को या नॉमिनल किराए लेते थे या ऐसे वो जाने देते थे, तो इस तरह का एक निज़ाम होना चाहिए। वो बहुत अच्छा सिस्टम था हमारा तो बहुत अच्छा सिस्टम था। और मैं तो खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है और सही होती थी तालीम, एकदम साले तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, प्राइवेट का सिस्टम ही नहीं था। तो अब इसी वजह से शायद हमारे अम्मा अब्बा ने पढ़ा भी दिया, क्योंकि हम एज अ लाइबिलिटी नहीं थे, बिल्कुल मतलब एसेट ही थे। यानी कि हमारे को, मैंने इस वक्त हिसाब लगाया कि यार वो कोई खर्चा नहीं होता था। क्या खर्चा होता था? तो खाने का भी कोई इतना नहीं था कि सालन ने एक है तो एक बोटी भी है तो हम 7 बहन भाई है तो उसमें सालन बढ़ गया, चलो भाई सब निमट गए। अब तो सबको अलग अलग बोटी भी देनी पड़ती है, फिर उसको स्कूल लेके जाना है, उस वक्त ना पैम्पर का खर्चा था, ठीक है। फिर स्कूल और प्राइवेट का इतना चक्कर नहीं था, प्राइवेट और गवर्नमेंट का एजुकेशन लेवल इतना था, थोड़ा बहुत था कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं था। गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज और चैलेंजेस थे, टूटा फूटा था हमारा स्कूल में, तो फंगे वंगे नहीं थे, लेकिन ठीक है यार, काम चल रहा था, काम चला रहे थे, फ्री में पढ़ रहे थे। लेकिन अभी तो बच्चा पैदा करते ही उसमें क्या बेचारे का अगर तनख्वाह कम है तो पढ़ाएगा कैसे? दूसरा मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कभी डेटाबेस चेक नहीं किया, पहले बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़के आते थे, मैं तो 20 साल से कंपनी चला ही रहा हूँ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़के आते थे और बहुत ही तमीज़दार होते थे, और उनको इंग्लिश भी आती थी, बोलना भी आता था, लिखने की तमीज़ भी होती थी। और मतलब एक बच्चे को रखते थे ना, पता चलता था यार कहीं से आ रहा है। अभी तो मैंने देखा है कि स्कूल उन्होंने जाना छोड़ दिया, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बाद वो टिकटॉक की है। तहसीन में बात ये है कि जिस महंगाई, कमर तोड़ महंगाई जो है, अब आप ये देखें कि 8वीं क्लास के बाद बच्चा स्कूल बहुत कम आता है, वो माँ बाप नहीं भेज सकते हैं बच्चे को। वो 8वीं क्लास के बाद कहीं ना कहीं फैक्ट्री में या कहीं ना कहीं ऑफिस में कहीं वो जॉब करने लग जाता है, और फिर प्राइवेट आके किसी न किसी तरीके से वो मैट्रिक पास कर लेता है। पहला ऐसा था कि बच्चे, इतनी महंगाई नहीं थी, प्रॉपर तरीके से वो बच्चे पढ़ते थे।
आज भी वही टीचर हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन तो टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है, एडवांस हो गई है, और एआई आ गई इसके अंदर, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। लेकिन जो फैक्टर मेन जो है वो ये है कि महंगाई की वजह से हर बच्चा वो अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो उसी वजह से जो मार्केट के अंदर टैलेंट है ना, उसकी कमी, गैप इसी वजह से आया है कि एक बच्चा। आपने नोट किया है? मैंने नोट किया, मेरा अपना एनालाइज है, मैंने, मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो कितना ड्रॉप आउट सिस्टम आ गया कि यार सारे आप लोगों ने पढ़ाना ही छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है। आप यूँ समझ लें कि आपका 10% बच्चा 8वीं जमात के बाद वो ड्रॉप हो जाता है, किसी न किसी मसाइल की शिकार हो जाता है। वो कहीं जॉब करने लग जाता है, अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। अगर के गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ फ़ीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको आने जाने का या उनको कमाना पड़ता है, क्योंकि उनको भी घर के अंदर कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। हालात ऐसे हो गए, घर ही नहीं चल पा रहे, तो इस वजह से वो अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। ये एक बड़ा फैक्टर है। और ये तकरीबन कब से होने लगा है? तकरीबन कोई आइडिया दें इसका? ये आप पिछले 10 से 15 साल उठाएं। आप पिछले 10 से 15 सालों के अंदर ये सिलसिला चलता हुआ आया है और मज़ीद आगे बढ़ रहा है ये। अच्छा, आपको अगर कभी ऐसा लगता हो कि मैं अगर बात करूं कि आपको लगता है कि यार आपको थोड़ी देर के लिए बना दिया जाए, कोई बड़े ओहदे पे ले गए हम गवर्नमेंट का, वो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर था ना फिल्म के अंदर, हमने आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है वो, और तो अब सबसे पहले एजुकेशन में क्या चेंज करेंगे? 1 2 3 चेंजेस, 5 चेंजेस, कितनी भी चेंजेस करनी है आपको, पूरा आप प्राइम मिनिस्टर है, बताएं क्या चेंज करेंगे? तहसीन भाई, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हम एक ऐसा निसाब लेकर आएँ जिस पे आप रटिफिकेशन को ख़त्म करें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, अमली तालीम हो, बच्चा वहाँ से कुछ सीखे। आज का दौर स्किल्स का दौर है, टेक्निकल। आप यहाँ से किसी भी अब्रॉड किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने कौन सी डिग्री की, आपके पास क्या है, एजुकेशन क्या है। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे आप क्या जानते हैं। तो टेक्निकल्स जो स्किल्स जो हैं वो ज़रूरी है, टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए और एक्टिविटी बेस आपकी लर्निंग हो। और जब दूसरी चेंजिंग की तरफ मैं देखूँगा तो आपके जो असातिज़ा है वो वही मुस्तकबिल आपके बच्चों के बनाते हैं, तो उनको ट्रेन किया जाए, उनको तरबियत दी जाए, उनके मुख्तलिफ गवर्नमेंट लेवल पे उनकी ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, जिससे एक अच्छा और एक्सपीरियंस टीचर होगा तो वो बच्चों को डिलीवर भी उसी हिसाब से करेगा। और तीसरी तब्दीली आपने जो कही वो ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर एक मुश्तरका ट्रेनिंग सेशंस करें, कि चूँकि गवर्नमेंट के पास वसाइल भी है और पॉलिसीज़ भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं। क्यों मेरे को थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन लगती है, मैं इस पर इख्तलाफ करता हूँ। प्राइवेट तो पैसा बना रहा है, वो कहता है मैं क्यों जाऊँ बिला वजह के गवर्नमेंट के उसमें। नहीं, गवर्नमेंट में नहीं जाए, लेकिन गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। मैंने देखा प्राइवेट स्कूल वाले तो बहुत पैसा बना रहे होते हैं वैसे। ये तो आजकल हर बंदा ये कहता है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल वाले बहुत सारे पैसे बनाते हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल आपका 75% आपके एजुकेशन बोझ को वो बेयर कर रहा है, उसने टैकल किया हुआ है। आपके 75% बच्चों को आपका प्राइवेट सेक्टर पढ़ा रहा होता है। और आप ये देखें कि इस महंगाई के दौर में आप ये सारी चीज़ें आपकी महंगी हो गई है, किराया महंगा हो गया, बिजली आपकी महंगी हो गई है, टीचर्स की तनख्वाहें कहाँ से कहाँ पहुँची है, और बहुत सारे टैक्सेस है, रेगुलरिटी अथॉरिटी बीच में आ जाते हैं और टैक्सेस आ जाते हैं। वो इन सब चीज़ों को लेकर फिर भी आपको मायारी तालीम प्राइवेट सेक्टर देता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको प्राइवेट सेक्टर को और जो है वो सब्सिडीज़ देनी चाहिए, जो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने और मेयार को बेहतर करे, मोटिवेशन मिल जाए प्राइवेट सेक्टर को, बजाय कि आप और उनके ऊपर टैक्सेस लागू कर रहे। गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए। अभी कितने हैं, मैंने देखा बहुत सारे किस्म के स्कूल है, हर कोई अपने नाम से खोल देता है प्राइवेट सेक्टर। जिनको मैं जानता हूँ, आज एक्सेलेंस को जान गया, ठीक है, एक उस्मान पब्लिक है, फिर कुछ हैप्पी पैलेस है। तो ये सब अपने अपनी मर्जी से जो भी दिन का नाम रखता है, दिल करता है वो नाम रख लेते हैं। इस तरह से होता है। तो तकरीबन कितने किस्म के स्कूल्स के सेक्टर हैं? वो स्कूल तो कम है बेश आपके प्राइवेट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर कोई 15 से 20 हज़ार प्राइवेट स्कूल्स हैं। एक हमारा इदारा बना हुआ है सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो जो भी स्कूल बनेगा तो सबसे पहले वहाँ से उनको रजिस्ट्रेशन लेनी होती है
तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कितने नाम रजिस्टर्ड है तकरीबन, कोई 15 से 20 हज़ार स्कूल प्राइवेट हैं सिंध के अंदर। सही है। हाँ, सिंध के अंदर 15 से 20 और हज़ार स्कूल। एजुकेशन सिस्टम भी तो है ना कि जिसमें कुछ 2-3 किस्म की एजुकेशन, ओ लेवल है, ए लेवल है, फिर आगा खानी सिस्टम है, कुछ इस तरह से कुछ ये क्या बिल्कुल मैट्रिक सिस्टम है आपका। फिर उसके बाद आप जाते हैं तो आपका ओ लेवल आ जाता है, फिर ए लेवल आ जाता है जो कि इसका कैम्ब्रिज का है। और फिर आपके सिंध के अंदर 3 बोर्ड्स बने हुए, एग्जामिनेशन बोर्ड्स बने हुए। 3 बोर्ड्स बने हुए, हाँ। 3 बोर्ड्स बने हुए। एक जो है वो सिंध मैट्रिक बोर्ड हो गया, फिर एंटर बोर्ड है। मैट्रिक बोर्ड मैट्रिक के इम्तिहान ले रहा होता है, एंटर बोर्ड जो है वो 11वीं 12वीं के इम्तिहान ले रहा है। उसके साथ साथ एक ज़ियाउद्दीन बोर्ड है जो कि मैट्रिक का और एंटर का दोनों के इम्तिहान ले रहा होता है। उसके साथ साथ आगा खान बोर्ड भी है। ये 3 बोर्ड आपके ऐसे हैं जो कि आपके सिंध गवर्नमेंट और आपके सिंध असम्बली से पास हुए हैं। एक तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी है, 2 जो प्राइवेट बोर्ड है वो भी आपके सिंध गवर्नमेंट से रेगुलाइज हो गया भी, वो भी डिफरेंशिएट क्या है इनकी तालीम में? कोई खास फ़र्क होता है? बस इन्होंने अपने बोर्ड अलग अलग बनाए हुए कुछ? क्या वजह, बोर्ड अलग करने की क्या वजह है? बोर्ड अलग करने की वजह ये है कि आपके पास बच्चे बहुत सारे हो गए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड से इम्तिहान देना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक बोर्ड से देना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगा खान बोर्ड से देना चाह रहे हैं। क्यों देना चाह रहे हैं? एक ही होना चाहिए, मतलब क्या होना तो एक ही चाहिए था, लेकिन ये है कि इन तीनों का वैसे तो सिलेबस आपका सिंध गवर्नमेंट का एक ही सिलेबस है। अगर वो आगा खान बोर्ड में बच्चा देगा तो सिलेबस मैट्रिक 9 मैट्रिक का वही देगा। इम्तिहान लेने का तरीका 3 बोर्ड के मुख्तलिफ है अपने अपने हिसाब से। इम्तिहान लेने का तरीका डिफरेंट है, बाकी सिलेबस तो एक ही है। सिंध गवर्नमेंट का एक ही 9 मैट्रिक में आपको एक ही किताब पढ़नी है। तो क्या तरीके कार में डिफरेंशिएट किया हुआ इन लोगों ने? एग्जामिनेशन के जो आपकी मार्किंग का जो होता है उसके अंदर डिफरेंट है, थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीली है। और AI आने के बाद कोई आपको लगा कि कोई चैलेंजेस हैं इनके अपने, और कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है आने वाले दिनों के अंदर? AI के साथ साथ आपको अपने आप को मुंसलिक इसलिए करना पड़ेगा कि वक्त के साथ साथ आपको भी उस वक्त के साथ चलना होगा। लेकिन AI को इंटीग्रेट करने के लिए आपके सारे सब जगहों पर आपके पास ऐसे वसाइल भी होने चाहिए, फिजिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। आपके मज़ाफ़ात में ऐसे स्कूल भी मौजूद है जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट आपके पास मौजूद नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ें आपके पास वहाँ अवेलेबल हो तो आप इस AI को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आपको कैसे लगता है कि अगर हम एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाएं, एक प्रॉपर एहतसाब के हिसाब से, तो क्या चीज़ ऐसी करें, क्या चीज़ होनी चाहिए कि एक प्रॉपर सिस्टम आ जाए? प्रॉपर सिस्टम के लिए तो आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, पॉलिसीज़ आपको बनानी पड़ेगी। आप पॉलिसीज़ बनाएं, क्योंकि दुनिया में एजुकेशन सबसे पहले आपकी एजुकेशन है। आप एजुकेशन के अंदर पॉलिसी करें, तब्दीलियाँ लेकर आए। मैं यहाँ पर आपके चैनल के तवसत से ये भी कहूँगा कि हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन है सरदार शाह साहब, वो भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव है। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कि वो हर वक्त किसी न किसी चीज़ों में तब्दीली लेके आ रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में भी उन्होंने ऐसा किया है कि जो गवर्नमेंट का फ़ंड होता था पहले TOs और DOs में जाता था, उसके बाद वो स्कूलों में लगता था। अब इन्होंने सिंध स्पेसिफिक बजट के नाम से स्कूल के हेडमास्टर को इन्होंने जो है ना बजट दे दिया, इख्तियार दे दिया और बजट डायरेक्ट उनको दे दिया कि वो आप अपने हिसाब से स्कूल के तरक्की के ऊपर इसको पैसे को खर्च करें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्टली जो है ना प्रिंसिपल या हेडमास्टर वहाँ का रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना वो उस पैसों से उस चीज़ को जो है ना वो करवाएगा। और उससे ये होगा कि आपकी वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपके वहाँ का तालीमी निज़ाम है उसमें बेहतरी आ सकेगी। तो ये मैं यहाँ पर उनके इस इनिशिएटिव को भी मैं उनको मुबारकबाद भी दूंगा और ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उनका। अच्छा, अगर हम बात करें कि आज पहले हम जिस दौर में थे उस वक्त तो टेक्नोलॉजी का नाम आया था, नया मोबाइल इंटरनेट, नया फ़ोन आए थे, यू फ़ोन जैज़ आना शुरू हुई थी, इससे में आई थी उस वक्त नहीं। अब एक पूरा एक एरा समझ लें टेक्नोलॉजी का आ गया, मतलब व्हाट्सअप, फेसबुक के, तो उससे भी यूट्यूब से भी लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ भी ऑनलाइन आ गई हैं कि आप अगर कोई डिग्री लेनी है तो आप ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं। इवन मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी देखे हैं कि वो भी ऑनलाइन कोशिश करा रहे हैं, बल्कि कुछ गूगल ने भी सर्टिफिकेशंस की हैं, यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशंस आप ले लें। तो अब एक पूरा एक नया दौर आ गया, तो टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आपको क्या लगता है जो आज का हमारा सिस्टम चल रहा है उस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट है या हमें अभी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? हमें तहसीन पे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिस हिसाब से दुनिया काम कर रहा है हम बहुत पीछे हैं। मैं समझता हूँ हम 50 साल पीछे हैं। हमें
टेक्नोलॉजी अपने तालीमी इदारों को डालें कैसे, मुझे सवाल ये भी आपका। टेक्नोलॉजी के साथ हमें मंसूब करने होंगे। इसके लिए हमें बड़े फैसले करने होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को फैसले करने होंगे, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो प्रोवाइड करे जिससे ये चीज़ें हो सके, क्योंकि आने वाले दौर इससे भी ज़्यादा आगे एडवांस होने जा रहा है। अगर हम अपने तालीमी इदारों को इससे आरास्ता ना करेंगे तो हम आगे जाके बहुत और पीछे रह जाएंगे। नहीं तो ऐसा क्या चेंज करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम ही पूरा तो अब ऑनलाइन भी चला गया, तो क्या डिफरेंस? बल्कि आपने तो देखा होगा रेहान स्कूल भी है, रेहान स्कूल का भी क्या है, वो तो भी उन्होंने तो एआई के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या अब हम सबको उसी सिस्टम में मूव कर जाना चाहिए या ऑनलाइन की तरफ चले जाना चाहिए? क्योंकि अब तो ऑनलाइन भी सारी चीज़ें आ गई हैं। देखिए, ऑनलाइन तो स्कूल आ गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली हमारे सूबा सिंध के अंदर आप इसको ऑनलाइन पे 100% ले नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि आपके पेरेंट्स के पास, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की फैसिलिटीज़ या इस तरह की प्लेटफॉर्म ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके बाद अगर आप देखें तो ऑनलाइन की तरफ आप जा सकते हैं। अभी तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इसको ऑनलाइन लेके जाएं, क्योंकि आपके पास वो सहूलत ही नहीं है। एक बच्चे के पास मोबाइल ही नहीं है तो ऑनलाइन किस चीज़ से पढ़ेगा वो? एक पेरेंट्स के घर में इंटरनेट की सहूलत नहीं है तो वो कैसे उसको अवेल करेगा? तो बज़ाहिर मुझे ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो यहाँ कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में अगर कोई पॉलिसी ऐसी आ जाए, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिस पे फिर भी आपको 100% हम ऑनलाइन पे जा नहीं सकते, आपको स्कूलिंग तो स्पेशली आपको फिजिकली करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जाके आप सर्टिफिकेशन की बात आप कर सकते हैं। अलबत्ता आप क्लासेस को 100% ऑनलाइन नहीं ले जा सकते। लेकिन अब क्या देख रहे हैं 5 से 10 साल के बाद तालीमी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें जहाँ टेक्नोलॉजी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, एक हमारा पुराना है, फिर 3 डिफरेंट किस्म के बोर्ड आ गए, फिर ऑनलाइन एक इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम भी आ रहा है, फिर माशाल्लाह हमारी सिंध गवर्नमेंट भी है। तो इनके साथ आप क्या देख रहे हैं कि क्या नेक्स्ट 3 to 5 ईयर, बल्कि 10 साल की अगर हम बात करें तो आपको क्या चेंजेस नज़र आ रही है इस वक्त? देखें, दुनिया के अंदर जो है ना, हर दिन एक नई तब्दीली आ रही होती है। वो डेली बेसिस के ऊपर कोई नए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो हमें भी इसी के साथ अपने तालीमी इदारों को भी एआई से मुंसलिक करना होगा। साथ साथ हमें अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताना होगा कि आने वाला दौर जो है वो एआई का है, और एआई से आपने सारे अपने सिलेबस को सबसे पहले डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि अभी तक हमारा सिलेबस एआई से डिज़ाइन नहीं है। हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को एआई से डिज़ाइन करना होगा। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग करके आपको अपने आप को तब्दील करना होगा, जो कि आगे 10 सालों में दुनिया और एडवांस की तरफ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने इदारों को एआई से मंसूब करना होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे अगर हम बात करें, पहले एक तो टीचर की मतलब कहते थे बाप के बाद अगर कोई है तो वो टीचर होता था। अब तो मेरे ख्याल है इतनी रिस्पेक्ट हमने छोड़ ही दी है, हमारे कल्चर से ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। अपने सवाल की तरफ आता हूँ। जो मेरा सवाल ये था कि एक तो टीचर का क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई, तो अगर कोई इसको एज अ कैरियर आज के दौर में लेता है उसके लिए क्या वो है सर? क्योंकि आज के दौर में उसके पास ऑप्शन है कि वो ई कॉमर्स पे चला जाता है, बोलता है मैं ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं सोशल मीडिया की साइड पे चला जाता हूँ, मैं सोशल मीडिया का स्पेशलिस्ट हूँ, कोई इंजीनियरिंग की साइड पे चला जाता है। ठीक है, मतलब अभी तो आईओटी भी आ गया कि आईओटी की डिवाइसेस की साइड पर लोग जा रहे हैं, डिफरेंट एरिया पे आ गए। तो उस पे आप क्या देखते हैं? मतलब टीचर्स को उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या कैसे देखते हैं उसको आप? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें अल्लाह ताला ने एक उस्ताद चुना, और ये हमारा पैगंबर का पेशा है। और टीचर्स की टीचर के जो मुकाम है वो आज भी वैसे है जैसे पहले था। मैं समझता हूँ कि टीचर को और जो बच्चे हैं हमारे, ये वालिदैन की भी थोड़ी सी इस पे अंदर है कि वो अपने बच्चों के अखलाक और किरदार के लिए, कि वो बच्चा तो 4 घंटे स्कूल में होता है, उसके बाद बच्चा 20 घंटे जो है ना वो घर पे होता है। तो वहाँ पर भी उनकी जो वालिदैन भी तरबियत करते हैं वो भी इस तरह की हो कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करे। और टीचर्स से भी मैं ये कहूँगा कि वो अपने सब्र और तहम्मुल से और मेहनत से, लगन से काम करें, तो उनका मुकाम आज भी वही है जो कि पिछले 50 साल से था। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं कि दोनों जगह पे तालीम होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि आपके स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह से, कोई ऐसा कोई वाक़या आपको लगता है कि जिसमें आप बोले दिस इज़ द एस्पायरिंग कि बच्चा आगे बढ़ गया है
और उसने अपने आप को भी इम्प्रूव कर लिया, या कोई ऐसा वाक़या है कि जिस पे उसने घर से भी तालीम हासिल की, यहाँ से भी आगे तालीम हासिल की, दोनों जगह से पढ़ा, वो इम्प्रूव कर गया? एनीथिंग जो आपके इंस्पायरिंग स्टोरी जिसको हम कहते हैं, कोई बताना चाहते हो आप? तहसीन भाई, इस तरह के कई वाक़यात हैं जो कि हमारे ऐसे बच्चे जो किसी न किसी वजूहात के बिना पर पीछे रहते हैं, उनको सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जिन बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलें और वो मोटिवेट हुए, तो आज वो ना कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक अच्छे मुकाम पर मौजूद हैं। तो ये मैं कहूँगा कि हर बच्चे के पास टैलेंट मौजूद है, उस बच्चे के टैलेंट को उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो उसको मोटिवेट करे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे कमज़ोर बच्चे को आप सबसे पहले फ्रंट डेस्क पे बिठाएं, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे, ताकि वो बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ ग्रो कर सके। अब मेरे नए जो उस्ताद आ रहे हैं, नए टीचर कोई बनना चाहते हैं, एक तो मेरा पहला सवाल इससे पहले ये है कि ये ज़्यादातर टीचर्स फीमेल ही क्यों होती हैं? लेकिन मैं फिर दूसरा सवाल मेरे साथ कनेक्टिविटी ये ले लें कि कोई अगर नया इस कैरियर में आना चाहे तो उनको क्या सजेशन देंगे आप? पहला सवाल आपका ये है कि टीचर्स ज़्यादातर फीमेल इसलिए फीमेल्स ही होती है होती कि है, ये एक पेशा ही ऐसा है, एक रिस्पेक्टफुल पेशा है जिसमें ख़वातीन को आप समझते हैं हमारे माशरे के अंदर, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मुकाम दिया है औरत को, तो ये एक इज़्ज़तदार कह लें पेशा है, तो इस वजह से ख़वातीन का रुझान भी इसके ऊपर ज़्यादा है। दूसरा ये है कि दूसरा सवाल जो आपने पूछा मुझसे कि टीचर्स को, जो नए टीचर अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो खुशनसीब है जिनको अल्लाह ताला ने एक उस्ताद के लिए चुना है। वो अपनी 100% इनपुट और आउटपुट दे और अपने खुलूस के साथ वो बच्चों को पढ़ाए। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पेशा है और इसमें वो ज़िंदगी में अल्लाह ताला उनको और कामयाब करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जिसको कोई जॉब नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है टीचर्स में कभी-कभार, मेरी अपनी राय है कि वो क्या तो उस बेचारी की शादी नहीं हो रही है तो वो टीचर बन जाती है, ये मेरा अपना था, या तो फिर बेवा है या तलाक याफ्ता है, तो वो सारे उठ के वो उनके पास कोई चीज़ समझ में आता है, वो टीचर बन जाता है। हालाँकि मेरे ख्याल से टीचर वो होना चाहिए जिसका एक इंडस्ट्री के साथ भी एक्सपीरियंस हो, तो वो नीचे बच्चों को एजुकेट करेगा। अब मुझे मैंने कभी-कभार ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया कि यार ये जो टीचर्स है ना, ये ठीक है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे थोड़ा-सा इख्तलाफ होता है कि जो कहीं फिट नहीं हो रहा, वो टीचर बन जाता है। तहसीन भाई, ऐसा भी नहीं है। वैसे यूजुअली तस्वुर ऐसा किया जाता है, लेकिन टीचर्स के लिए टीचर का एक अपना बैकग्राउंड होता है और वो मेहनत करके आता है, और उसको बच्चों को आगे पढ़ाना होता है, उसका विजन और मिशन होता है, उसको लेकर वो आता है। वैसे आपकी बात अपनी जगह है कि मार्केट में लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन ऐसा ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो डेटा नहीं है, मुझे कभी एनालाइज़ हुआ है कि यार अगर मैं टीचर का बैकग्राउंड कभी चेक करता हूँ तो मैंने कहा यार ये अजीब है, क्योंकि एक इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल्स आए ना तो बच्चे नीचे निकल के अच्छे आएंगे। आपके टीचर्स के पास भी नॉलेज होनी चाहिए इंडस्ट्री की, लेकिन यहाँ पर आपने इंडस्ट्री की बात की ना, तो इस तरह के हमारे वर्कशॉप्स होनी चाहिए, इंडस्ट्री और स्कूलिंग को आपस में जो है ना वो लिंक कर दिया जाए, ताकि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को ये पता चले कि इंडस्ट्री की क्या नीड है और इंडस्ट्री वो अपनी नीड को उनको बता सके। तो इस तरह की एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए जो आप सवाल कर रहे हैं। ये भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स और इंडस्ट्री आपस में कोलैबोरेशन करें। जो इंडस्ट्री को जिसकी ज़रूरत है उस तरह के सिलेबस भी डिज़ाइन होकर यूनिवर्सिटीज़ में आ जाए। तो इससे ये होगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अपने करियर को चूज़ करने के लिए एक आसानी होगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो खैर यूनिवर्सिटीज़ में तो अब देखा है कि काफ़ी कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी के साथ होगा, लेकिन स्कूल के साथ अभी नहीं देखा। उस स्कूल लेवल पे भी हमें कराना चाहिए। 9 मैट्रिक से बच्चे को ये बताना चाहिए कि आपने आगे जाकर करियर काउंसलिंग हम प्रॉपर तरीके से स्कूलों में, आजकल स्कूलों में हो भी रहा है और होना भी चाहिए कि करियर स्केलिंग काउंसलिंग हो जाए। वहाँ पर बच्चे को पता चले कि मैंने मैट्रिक करने के बाद मैंने करना क्या है। लेकिन अभी तो मैंने देखा है कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 7, 8, 9, 10, कितने 10 क्लास तक कितने का होता है? 12, आपका 15 साल का बच्चा मैट्रिक कर रहा होता है।
15 साल तक उसे जी। अगर हम ले लें 8 क्लास का बच्चा तो भी बहुत छोटा है, अभी तो उसको नहीं है। लेकिन मैंने देखा काफ़ी स्कूल उनको एंटरप्रेन्योर बनने की आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको बोलते हैं कि कुछ इनोवेटिव आइडिया ले आएँ या जाके चीज़ ही बेचें मार्केट में, जाके कुछ चीज़ें परचेजिंग करें कुछ। देखिए आप चाइना का मिसाल ले लें। चाइना में आपको जब तक मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जब तक आप कोई ना कोई चीज़ ईजाद नहीं करते हैं, आप कोई ना कोई चीज़ बनाते ही नहीं है। तो इसी तरह के अगर आप 9 मैट्रिक लेवल से आप स्टूडेंट को इस तरह की चीज़ों पे आप इन्वॉल्व करेंगे, आप इनोवेशन की तरफ उनको लेकर जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि यहीं से उनका जो है ना एक करियर स्टार्ट हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए। आप बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ ले आएँ और 9 मैट्रिक के अंदर इनको वर्कशॉप्स ऐसे मिलनी चाहिए, करियर काउंसलिंग के ऐसे वर्कशॉप स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स करवा भी रहे हैं और होना भी चाहिए। आप स्कूलों को भी इसके साथ इंडस्ट्री के साथ लिंक करें ताकि यहाँ से वो अपने प्रॉपर एक विजन लेकर चले बच्चा। वो क्या लगता है कि आने अब एआई के दौर में क्या किताबें हटा देनी चाहिए या रहनी चाहिए अभी भी? उनकी इम्पोर्टेंस क्या लगती है? मेरी नज़र के अंदर किताबों की अहमियत अभी भी उतनी है जितनी पिछले सालों में थी। किताब आपकी होनी चाहिए, अलबत्ता एआई से जो आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उसकी आप प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव आपको इस्तेमाल आना वो भी ज़रूरी है। क्योंकि अब इतना टाइम लगता है तो किताब अगर वो मोबाइल पे रख लें तो टाइम भी बचेगा, पैसा कॉस्ट अलग मेरे ख्याल से महंगी भी हो रही है अभी तो किताबें। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिमूव करके अगर हम टैबलेट पे या उस पे आ जाए। जो चीज़ आपको बुक से मिलती है ना वो आप एआई से नहीं ले सकते। आप यूँ समझ लें कि आपने पेपरलेस कर दिया, तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? अब तो टाइपराइटर आ गया ना। टाइपराइटर आ गया लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है राइटिंग स्किल्स की। आपको लिखने की आपके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। फिर आपको प्रॉपर तरीके से जो रीडिंग स्किल्स है, वो जो आप इम्प्रूव करते हैं वो किताबों के पढ़ने से ही आपके स्किल्स जो है इम्प्रूव होती हैं। यहाँ पे एक बात ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर हम इंटरनेट पे उस पे ले आते हैं वहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। थोड़ी देर शायद वो पढ़ेगा, 10 मिनट के बाद उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, वो फिर बोलेगा नहीं यार 1 मिनट 1 सेकंड में देख लूँ, यार किसका मैसेज आया, किसने मेरे फेसबुक की फ़ोटो लाइक कर दी या कमेंट कर दिया, वो जाके देखेगा उसका डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अगर वो बुक से पढ़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका वो फोकस आउट है। इंटरप्ट नहीं होगा, वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करेगा। दूसरी ये है कि आप अगर किसी लैपटॉप के ऊपर भी बैठ के पढ़ते हैं तो वो आपके विजन का भी एक होता है कि आप ज़्यादा देर तक आप इसको देखते हैं तो विजन का आपका उसके बिनाई का भी एक मसला इसमें आ सकता है। और इसके साथ साथ किताब का अपना एक मुकाम है, उसको आप इसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते। वो हम मेरी तो खुद मुझे तो वही लगता है किताब जल्दी से हो जाता है क्योंकि आपको एक ही मिनट में सारे पेपर दिख रहे हैं, जो पढ़ना है फटाफट पढ़ा। अब वो उसके ऊपर एक पेज दिखता है एक टैबलेट में, सारे देखने हैं। तो हाँ, कुछ चीज़ ढूंढनी है, कुछ चीज़ समझनी है तो फिर वो पीडीएफ सही है कि यार कोई वर्ड ढूंढना था, कोई बात थी तो ढूंढनी थी, तो ऐसे मैनुअली ढूंढने में डर। लेकिन अगर रीडिंग करनी है तो मुझे वो बुक वाला ही फैक्टर है, वो बिल्कुल आपकी कई चीज़ें ऐसे होती है जो आप किताब से ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। कभी कोई इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में आया जो चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के अंदर यार ये साइमल्टेनियसली तो एक आ जाना चाहिए चेंजेस, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक आई नहीं है? देखिए मेरी नज़र में तालीम हमारी एक मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। हमारा मोटिव तो एक ही है, बच्चों को पढ़ाना है और अच्छी तालीम देनी है। गो कि ये ज़िम्मेदारी हमारे गवर्नमेंट की है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी तकरीबन आपका 75% जो है ये बोझ उठा रहा होता है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को बजाय अपने दोनों को आपस में हरीफ मानने के बजाय वो एक शराकतदारी की तरफ आ जाए, वो मिलकर इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आए जिससे बेहतर तालीम जो है वो बआसानी पहुँच सके हर बच्चे तक। तो मैं समझता हूँ इनको इस तरह की मिलकर काम करने की ज़रूरत है और करना चाहिए। अच्छा मीर अली भाई, ये बात बताएं कि हम नेक्स्ट फ्यूचर का हमने प्लान ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि अभी अभी आज के दौर में हम कौन सी किताबें पढ़ें, स्पेशली स्टूडेंट पे बात की, क्योंकि हमारा सारे एंटरप्रेन्योर लोग हैं, किसी न किसी स्किल को हम सीखते रहते हैं। तो कौन सी सी किताब सजेस्ट करेंगे? अगर किताब कर दे या कोई ऑनलाइन कोर्स आपको सजेस्ट करना चाहें, कि कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें कि ये वाली एजुकेशन में आप थोड़ा सा काम ज़रूर कर लें? देखें, जदीद दौर में आपको पता है मुख्तलिफ हर आए दिन मार्केट में नई चीज़ें आ रही होती है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा और यही सजेस्ट करूंगा कि जो मार्केट में जो नई चीज़ें आ रही है उससे आप अपने आप को आरास्ता रखें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की अपने आदत बनाएं, क्योंकि आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको वहाँ से हासिल हो रही होती है। तो वक्त के साथ चले,
वक्त के साथ साथ चलेंगे तो आप अपने आप को खुद ब खुद आप ग्रो करते जाएंगे। लेकिन अगर कोई किताब मैं बोलूँ अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो कोई नाम याद है आपको इस वक्त? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे ऐसे किताब मार्केट में मौजूद है, जो भी किताब आपको अच्छी लगे तो आप 2-3 किताब उठा के पढ़ने की कोशिश करें। मैं यही कहूँगा कि किताब को ज़्यादा प्रेफर करें बजाय कि आप इंटरनेट में पढ़ रहे होते हैं। वो वक्ती तौर पर आप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ें आपसे हाइड हो जाती है। आपके पास अगर किताब रखी होगी तो बार बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगा, हाँ रिकॉल होती रहेगी। लेकिन अगर आज के दौर में कोई टीचर बनना चाहता है, ठीक है, वो अपने आप को चाहिए थोड़ा अपने आप को अपडेट कर, तो कोई ऐसी कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ से वो अपने आप को अपडेट कर सकता हो वहाँ से जाके? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि आप एआई को आप इस्तेमाल करके वहाँ से आप अपना नॉलेज को गेन कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि आप अपने आप को अगर आपने एक्सपीरियंस गेन करना है तो फिर मैं वो यही कहूँगा कि आप किताबों को भी ना छोड़ें, साथ साथ किताब भी पढ़ते रहें। नेक्स्ट 5 ईयर में आपका अपना पर्सनल गोल क्या है कि मैं एजुकेशन में ये चेंजेस कर दूंगा? देखिए, मेरा तो ये प्लान है कि तालीम के मैदान में बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाएं हम, और मेयारी तालीम के लिए हम कोशिश करें कि इस तरह के प्रोग्राम्स करें जिसमें टीचर ट्रेनिंग जो है, टीचर्स को ट्रेन करें, उसके इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया करें जिससे हमारे टीचर ट्रेन हो और बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा सके। और स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये है कि मैं कराची के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने कैंपस को ले जाऊं और डिस्ट्रिक्ट में 5-6 कैंपसेस को बनाऊं, मैं एजुकेशन की तरफ जाऊं। अभी मैं स्कूल में कर रहा हूं और मेरा ये फ्यूचर है, मैं ये प्लानिंग है कि मैं कॉलेज और की तरफ भी जाऊं, यूनिवर्सिटी की तरफ भी जाऊं। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर होगा। और अगर मैं कहूँ कि आपको कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी एडवाइस मिली हो जो आपके क्या ये एडवाइस मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो हमारे व्यूवर्स को भी आप देना चाहते हो? मुझे भी यही एडवाइस मिली है और अपने व्यूवर्स को मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने ऊपर बिलीव करें, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर एतमाद करते हैं तो दुनिया भी आपके ऊपर एतमाद करती है। कॉन्फिडेंस के साथ रहें और अपने 100% दें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें तो अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक बस मैं क्लोज कर रहा था लेकिन ना एक सवाल मेरे पास आया बड़ा ख़तरनाक किस्म का, और शैतान हालांकि बंद है रमज़ान में लेकिन शैतानी सवाल है, तो मैं एक कर लेता हूँ सवाल। वो ये कि एक स्कूल अगर हम खोलते हैं तो अगर उसमें हमारे पास हम कितने पैसे उससे भरा लेंगे? इधर उधर के शैतानी सवाल आ रहा है कि आज किसी का दिमाग देखें, स्कूल बनाने के लिए आपको आपका क्या इसमें है कि आप किस लेवल का स्कूल बनाना चाह रहे हैं? पैसे बनाने, बस पैसे बनाने के लिए तो बड़ा मुश्किल है। अब आप स्कूल में पैसे नहीं बना सकते। मेरा ये था कि अगर एक होता नहीं क्या रहे स्कूल खोल लेते हैं बहुत पैसे हैं, या कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं बहुत पैसे हैं। ये एक बड़ी वायरल बात है, काफी लोगों के दिमाग में होता है यार ये स्कूल खोलते हैं पैसे बहुत है, सुबह स्कूल चलाएंगे बाद में कोचिंग चलाएंगे, ठीक है, तो 2 अलग अलग चल रहा होता है और पैसा बन रहा होता है। तो मैंने कहा कितने पैसे बन जाते हैं तकरीबन? बाद में फिर यही कहूँगा कि कहने की बातें होती, जो बंदा कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि स्कूल के अंदर कितने पैसे है और कितनी वहाँ पर आपको मुशक्क़त है, मेहनत है और कितनी चीज़ों को आपको फेस करनी होती है। तो जिस तरह आप अपने इंडस्ट्री में है तो मुझे ये लगेगा कि शायद तहसीन भाई जो है ना बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप उस इंडस्ट्री में कितने आप डिज़र्व कर रहे होते हैं, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, उसके बाद जाके आप कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करते हैं। आपने फिगर नहीं बताया ना अभी तक। फिगर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल्स के वो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं कि आप किस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। एक ऐसी बिल्डिंग भी है जिसमें आप 400 गज से भी स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, एक ऐसी जगह भी है जिसमें आप 5000 गज से स्कूल बना रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है 2 मुख्तलिफ कैटेगरी है। तो ये उसके हिसाब से जितनी बड़ी जगह होगी इतना ज़्यादा फीस ज़्यादा पैसा नहीं, फीस तो ज़्यादा नहीं होगी, जाहिर सी बात उसके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, किराया भी ज़्यादा होगा, बिजली के बिल भी ज़्यादा होंगे, आपके स्टाफ भी ज़्यादा होगा, चीज़ें वही आके पहुँच जाती है, वहीं चला जाता है। लेकिन आप पैसे बताएंगे नहीं सर, होता है बस। अब पैसा मैं क्या बताऊँ आपको। एक गुलशन में मैं स्कूल खोलूँ तो कितने पैसे बनेंगे? बनने का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके पास कम से कम जो है ना 10 मिलियन के आसपास होना चाहिए जिससे स्कूल खोलने के लिए 10 मिलियन आप एक अच्छा स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं।
नहीं तो बहुत ज़्यादा है 10 मिलियन तो, मतलब 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ में आपकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपने स्कूल, एक अच्छे स्कूल के लिए आपने, आप अभी मार्केट टच तो करें, आपको नहीं तो कितनी फिर मैं अब एक तो डिबेट चलेगी, हालांकि मेरा बिल्कुल मूड था खत्म करके अल्लाह हाफिज़ कर दूं, तो इससे बेहतर है कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे तो उस पर तो बहुत ROI तो अच्छा आता है उसमें। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हाँ, आप लोग ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में बड़ा पैसा है, नहीं तो हालांकि ऐसा इन्वेस्टमेंट है बहुत नहीं। ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा है, मेहनत आपकी ज़्यादा है, उतनी रिटर्न नहीं है आपकी। फिर मुझे ख्याल से इसको अगर हम समराइज़ करें, कोई व्यू गलत ना ले जाए मेरी बातों को, मैं तफरीह में था क्योंकि हमारी इनसे दोस्ती यारी भी थोड़ी सी है, वो हमने बताया नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास पैशन है और आप मुल्क को चेंज करना चाहते हैं, मुस्तकबिल को चेंज करना चाहते हैं, जिसमें आपका फैक्टर पैसे से नहीं है, तो आप एजुकेशन सेक्टर में आ सकते हैं, वरना फिर आप ई कॉमर्स में चले जाएँ बिल्कुल या ऐसा ही है, डिफरेंट आपके ऑनलाइन पास बहुत मार्केटिंग, सारे मौके हैं, ऑनलाइन आप चले जाएँ। किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, आप ई कॉमर्स को उठा लें, इंडस्ट्री को उठा लें, आप कंस्ट्रक्शन में आ जाएं या किसी और हाँ, शोबे में, कंस्ट्रक्शन का फैक्टर है, कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आ तो जाएं। जब तक आपके पास पैशनेट नहीं है, आप मुस्तकबिल को चेंज नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को तरक्की में लाना नहीं चाहते, सिर्फ अपना पर्सनल गोल है, तो फिर आप आप ई कॉमर्स एजुकेशन पे, से अलावा ई कॉमर्स और बहुत सारे आपके हाँ, फील्ड अगर है आपका जिसमें पर्सनल गोल है फाइनेंस का, जिसको मैं समराइज करके मुझे आइडिया हुआ कि अगर आपका पर्सनल गोल है तो आप कंस्ट्रक्शन पे चले जाएं, रियल एस्टेट में चले जाएं, ई बिल्कुल कॉमर्स ऐसे पे चले जाएं, फार्मास्यूटिकल में जाएं, इंडस्ट्री में चले जाएं, फार्मास्यूटिकल में चले जाएं, तो बिल्कुल आपको पर्सनल गोल आपका अचीव हो जाएगा। बिल्कुल हालांकि ऐसे। फार्मास्यूटिकल भी ऐसा है नहीं फैक्टर, लेकिन लोग बना रहे हैं वैसे, तो फिर आप भी बना लें। यही लेकिन अगर चीज़। एजुकेशन में जाते हैं तो एजुकेशन में फिर आपका ये सीन होना चाहिए कि आपको फोकस होके लोगों के लिए समझ लें वॉलंटरी काम करना पड़ेगा, लोगों की हेल्प आउट करनी पड़ेगी। बच्चे जब वो पढ़ेंगे उनका रिटर्न भी 30 साल के बाद है, बिल्कुल कोई ऐसा ऐसे। नहीं है कि वो आज अगर वो 5 क्लास का बच्चा है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो 20 साल का वो कमाना शुरू करेगा, नहीं। 35 की एज में उसको फिर इम्पैक्ट पता चलता है कि जहाँ से उसने तालीम हासिल की, फिर वो 30-35 में बोलता है कि हाँ मैंने इस स्कूल से तालीम हासिल की, बिल्कुल तो ऐसे। फिर आपको भी खुशी होती होगी कि भाई हमारे स्कूल में बिल्कुल कोई सबसे ऐसा बड़ी बच्चा खुशी है आपके पास, जैसे कि आपने बताया कि ये जिस जगह लगा है और ये हमारे पास से पढ़ के गया है, आपका हो, आपके कोई पुराना एजुकेशन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूलों के, जो कि आपके अच्छे अच्छे इदारों में, पाकिस्तान के अच्छे अच्छे इदारों में काम कर रहे हैं, हमें खुशी होती है। और एक दफ़ा ये मेरे साथ रियल स्टोरी है कि मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था और मुझे मेरे एक स्टूडेंट मिले जो कि आज माशाल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स को सर्व कर रहे हैं, और मुलाकात हुई और अच्छे रैंक पर मौजूद है वहाँ पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मेरा इंतज़ार किया, बाहर बैठे मुझसे मिले। तो ये इस तरह की स्टूडेंट आपको किसी जगह पर मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि सारे हमारे जो जितने भी वो गोल्स थे वो इसमें कंप्लीट हो गए, तो इस तरह के होती है, इंसान को खुशी होती है इस तरह के अपने स्टूडेंट को किसी अच्छे मुकाम पे देखकर। नहीं, बड़ी रिस्पेक्ट होती है, बड़ा अच्छा लगता है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा आगे पीछे रहेंगे, सारी टीचर्स और सारी स्कूल कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक इन्वायरमेंट नहीं है, एक कल्चर बिल्ड नहीं है कि यार मुल्क को सर्व करना है, कल्चर थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है कि सेल्फ को सर्व करना है, अगर वो आज दिमागों में इनका आ जाएगा मुल्क को सर्व करना है, लोगों को सर्व करना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो मैं कहता हूँ क्योंकि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो सबसे पहले वो एजुकेशन सेट करनी है, इसके अलावा कोई दुनिया में तरीका है कर ही नहीं सकते आप, कोई तरीका नहीं है। अच्छे कपड़े खरीद के, अच्छा तैयार होके, अच्छे ब्यूटी पार्लर जाके, अच्छी गाड़ी खरीद के, अच्छा घर खरीद के, कुछ भी तरीका दुनिया घूमने, जो आपको शऊर देती है। आप वो लोग बोलते हैं कि आप मुल्क में घूमना चाहिए, एजुकेशन के बगैर आप नहीं है, और अब आज के दौर में एजुकेशन आसान है। तो मैं बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह डिपेंड करता है लोगों के अगर सवाल होंगे तो आपके अगर कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी चीज़ ऐसी मिस हो गई तो आपको कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं, मीर वली भाई भी रिप्लाई कर देंगे, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। आपको इनके साथ कनेक्ट होना है, आपको स्कूल खोलना है, एजुकेशन का सिस्टम इंस्टॉल करना है, कोई चीज़ चेंजेस करानी है, इनका प्रोफाइल नंबर आप मुझसे भी ले सकते हैं डायरेक्टली, वे मेरे फ्रेंड्स में से भी हैं, बिल्कुल मैं वैसे डिटेल भी इनके सोशल प्रोफाइल भी लगा दूंगा। इनके वैसे कंस्ट्रक्शन का और डिफरेंट भी काम भी ये कर रहे होते हैं, क्योंकि एजुकेशन और डिफरेंट एरिया में तो उस टॉपिक पे हमने बात नहीं की, आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डिटेल में हम सारी चीज़ें डाल देंगे इनकी, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर दें, पसंद आए तो शेयर भी कर दें। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।